हेलो बेटा। भाई आज भी रिकॉर्डेड है ना? हाँ यार, रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और स्पेशली मेरा मेन कंसर्न ये था कि एक तो कुछ दिक्कत भी थी लाइव क्लास लेने में, और सबसे बड़ी चीज़ जो हम टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं बेटा, जो नया टॉपिक हम एरर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थ्योरेटिकल टॉपिक है ना। तो थोड़ा सा ये रिकॉर्डेड रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझने के लिए आसान रहेगा, है ना। लाइव क्लासेस में आपको ज़्यादा उतना अच्छा नहीं, मतलब रिकॉर्डेड रहेगा तो आप बार बार भी देख सकते हो, कभी भूल जाता है, क्योंकि आगे जाकर के बच्चे इनको भूलते हैं, है ना। चलो, और यार लेक्चर्स कंटिन्यू करते रहो, है ना। आपको लेक्चर्स में डाल ही रहा हूँ उसमें, तो देखते रहो बेटा। आपको यूनिट एंड डायमेंशंस में से यूनिट्स और मेजरमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ मैंने डाल के रखे हैं, तो देख के रखिए बेटा उसे ना। और यार लाइक कर दिया करो यार। और स्पेशली आप लोग जब मैं देखते हो ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यार, स्पेशली ना लेक्चर हो जाए ना कंप्लीट आपका, आपने देख लिया ना, तो बेटा एक बार डन करके या कुछ भी लिख करके आप मुझे मैसेज ज़रूर कर दिया करो। उस पर आपका मैसेज रहता है तो मुझे लगता है कि हाँ यार इस बच्चे ने देख लिया, ठीक। तो मुझे एक कन्फर्मेशन हो जाएगा कि हाँ यार इसने तुमने देख के रखा है, नहीं तो मेरे अंदर ये डाउट रहता है कि तुमने देखा है कि नहीं देखा है, ठीक। चलो अब सुनो बेटा, आज हम लोग यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशंस में जो स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला देखा, उससे एप्लीकेशंस देखे, सारी चीज़ें देखा। डायमेंशंस वाला पोर्शन हमने अभी कंप्लीट किया है जस्ट। उसके बाद में हम अब जा रहे हैं दूसरे पोर्शन पे उठ रहे हैं, जहाँ पर हमारा क्या पोर्शन है ये बेटा, हमारा एरर का। कि यार एरर्स क्या होती हैं, और एरर बेटा लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बोलना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ में हर जगह पर जा करके आपको एरर मिलेगा, कहीं ना कहीं एरर है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। सोचो आप, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाता है ना। जैसे मान लीजिए आप 100 नंबर का पेपर देने गए, आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आप पेपर दे करके आते हो, आपका मेन टारगेट था कि यार 100 मार्क्स का आ जाए, बट आपने कुछ ना कुछ एरर कर दिया, कुछ मिस्टेक कर दी, जिसके कारण से आपके 100 मार्क्स नहीं आ पाते, तो वहाँ पे भी एरर हो रहा है। आप कहीं पे भी चले जाओ ना, किसी भी चीज़ में आप करने के लिए जाए, कोई भी काम मेरा 100% इफ़िशियंसी के साथ कहाँ परफॉर्म हो पाता। एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब कि होता ही नहीं है, स्टैंडर्ड लोग करते भी हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि एरर जो है वो लाइफ का एक पार्ट है। मतलब आप लाइफ में हर जगह पे, आपकी लाइफ में हर जगह आपको लगेगा कि यार, जैसे देखो कई बार होता है ना कि हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार उस समय ना मैंने एक एरर कर दिया था, मैंने एक गलती कर दी थी, नहीं तो मैं आज शायद और कहीं ऊपर होता, है ना। तो वो एरर वाला जो पार्ट है वो लाइफ में हमेशा बना रहता है। तो देखिए, अब हम फिजिक्स में हैं, तो फिजिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में एरर का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे एरर को मेज़र करना है, कितने टाइप्स के एरर्स हैं, है ना, वो सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ। कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाऊँ, जिससे आपको समझ में भी आए, है ना बेटा। तो ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको समझ आया नहीं आया। सबसे पहली चीज़ यार, एरर को यदि मैं डिफ़ाइन करने जाऊँ कि एरर होता क्या है ना, तो सबसे पहली चीज़ समझना बेटा, एरर के लिए यदि मैं समझाने जाऊँ तो मैं ये बोलता हूँ तुमसे कि जैसे सपोज़ करो आपने एक रेजिस्टेंस लिया। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं बताता हूँ आपको। अपन 10th क्लास पढ़े हुए हैं, तो मैं उसी से रिलेट करके एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कहा हमने एक रेजिस्टेंस लगाया बेटा, मान लीजिए ये 20 ओम का है, और हमने बाहर से 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब मैंने ये बोला कि यार इसमें मेज़र करो कि इसमें से करंट कितना जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं मेज़र करने के लिए जाऊँ कि इसमें से कितना करंट जाना चाहिए, तो देखिए बेटा ध्यान से, यदि आप यहाँ पे लिखने जाएंगे तो ये वोल्टेज 10 वोल्ट का ये पूरा का पूरा अप्लाई होगा किस पर, इस रेजिस्टेंस पे। आपने ओम्स लॉ पढ़ा था 10th क्लास में। सिंपल हम ओम्स लॉ लगाने जाएँ तो मैं इतना लिख सकता हूँ ना बेटा, V = R × I। तो मैंने लिखा V = RI। अब V = RI में आप ज़रा वैल्यू पुट करिए और करंट की वैल्यू निकालिए। तो देखिए वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 20 ओम, करंट निकालना था। तो I = 10/20 मीन्स आंसर आ गया सर 1/2 एम्पियर। अब सोचना ध्यान से, जो करंट है, करंट की वैल्यू निकल के आई 1/2 एम्पियर, मतलब 0.5 एम्पियर। अब सोचो ये जो 0.5 एम्पियर आई ना, ये स्टैंडर्ड आई है, मतलब बिना किसी एरर के। मतलब यहाँ पे मैंने किसी एरर को काउंट नहीं किया, मैं सिंपल बोला कि यार स्टैंडर्ड V = RI लगाऊंगा तो ये आंसर आना चाहिए। तो देखो इस वैल्यू को मैं क्या बोलता हूँ कि 0.5 एम्पियर जो है ना बेटा, इस वैल्यू को आप बोलिए यहाँ पे, ये हमारा होता है ट्रू वैल्यू। अब इसको ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। ट्रू वैल्यू मतलब क्या, जो रियल में आएगी आंसर। मतलब यदि कुछ भी एरर नहीं है, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, तो बेटा करंट की वैल्यू 0.5 एम्पियर आनी चाहिए, है ना। बट सोचो अब यहाँ पर यदि मैं बात करने के लिए जाऊँ कि यार एरर करंट को मेज़र कैसे करोगे, तो आपने पता है, आपने पढ़ा था कि 10th क्लास में आपने करंट को मेज़र करने का तरीका देखा था। एक इंस्ट्रूमेंट आता था अमीटर।
या गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो एमीटर के थ्रू हम लोग यदि करंट को मेज़र कर सकते हैं, तो हमने क्या क्या मालूम है, मुझे यहाँ से करंट मेज़र करना था, मैंने यहाँ पे जा कर के एक एमीटर लगा दिया, ठीक। अब ये एमीटर लगाया, ये एमीटर मुझे रीडिंग दे रहा होगा, राइट बेटा। अब एमीटर मुझे रीडिंग देगा और वहाँ से मुझे वैल्यू निकल के आएगी कि यार कितना आया आंसर, ठीक। अब सोचिए ज़रा ध्यान से, ये जो एमीटर है इसने भी कुछ वैल्यू रीड करी, इसने यहाँ से रीड करा और इसने जो करंट को मेज़र किया ना बेटा, हमने बोला था कि स्टैंडर्ड कितना आना चाहिए था 0.5 एम्पियर, बट हमने जो नोटिस किया कि ये कितनी वैल्यू दे रहा है, तो मैंने ये नोटिस किया यार ये 0.48 एम्पियर दे दिया। समझ में आया? इसका मीनिंग क्या हुआ, वैल्यू बदल गई। मतलब एग्जैक्टली यदि वैल्यू मुझे चाहिए था वो चाहिए था 0.5, लेकिन बेटा इसमें एरर था। क्यों? एमीटर में कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। अब वो एरर किस टाइप का हो सकता है, कैसे कैसे एरर होता है, मैं आपको सब समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। बट बेटा मैंने एक चीज़ बोला कि एरर तो आ गया, कितना एरर आया तुम सोच सकते हो, सर 0.5 आना चाहिए था बट 0.48 आ गया। तो अपन बोले कि एरर कितना आया एग्जैक्टली, ठीक। तो इस कंडीशन में यदि तुमसे एरर बोला जाए तो एरर आप क्या बोलोगे मालूम, आप बोलोगे 0.5 एक्चुअल में ट्रू वैल्यू था, मतलब इतना आना चाहिए था, बट बेटा आंसर में आया है मुझे पास 0.48। तो यदि मैं इसको माइनस कर दूं तो 0.02 जो आ रहा है ना, 0.02, ये 0.02 का एरर मेरे प्रॉब्लम में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे होंगे कि यार 0.02 जो है वो उसका क्या हो गया, एरर। तो बेटा कैसे निकाला आपने एरर, ये सोचिए। यहाँ पर एरर निकालने के लिए आपने उसकी जो ट्रू वैल्यू थी उसमें से इस वैल्यू को माइनस किया। अब इस वैल्यू को क्या बोलने वाले हो, यार ये मेजरमेंट के थ्रू आया है, आपने मेज़र किया है तो मेजर्ड वैल्यू। तो मैंने क्या बोला यार इसको मेजर्ड वैल्यू बोल दे, तो मैंने बोला ये मेजर्ड वैल्यू है, ये ट्रू वैल्यू है, तो आपने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा वो एक्चुअल में आपको एरर दे रहा है, राइट। तो देखिए ध्यान से, हमेशा कभी भी एरर निकालना हो तो क्या करिए, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो एरर। अच्छा बेटा कई बार ये एरर गड़बड़ भी हो सकता है, कैसा समझना। अभी 0.5 था, इसने 0.48 रीड किया, बट एक चीज़ ये भी पॉसिबल हो सकता था कि मान लीजिए मैं दूसरी बार एरर निकालता और वो 0.5 ट्रू वैल्यू था और मैंने एरर क्या देख लिया, यार आना इतना था बट आ गया कितना, मैंने नोटिस किया कि 0.51 एम्पियर आ गया, 0.51 एम्पियर आ गया। तो क्या करेंगे, 0.5 माइनस 0.51, अब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस 0.01 का। तो अब सोचिए ये जो एरर आया वो नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, तो एरर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों चीज़ें यहाँ पर वैलिड है। तो हम लोग यहाँ पे अभी और बहुत सारे टाइप्स देखने वाले जहाँ पे बाकायदा मैं फॉर्मूला बना करके दूंगा, लेकिन अभी सिंपल सा मैं बोलता हूँ कि इसको हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में देखा जा सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब अरे एरर है ना 5.1 भी शो कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट का एरर हो या कुछ और एरर हो, जो भी एरर हो उसके थ्रू, ठीक है। तो देखिए बेटा ध्यान से, सिंपल सा मैंने आपको अभी एरर बताया, एरर मतलब क्या हो गया, एक ट्रू वैल्यू और एक मेजर्ड वैल्यू, तो दोनों का जो डिफरेंस निकाल के बताते हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, एरर, ठीक। तो एरर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इट इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक। तो बेटा ये जो है ये आपका क्या होता है, एरर। तो एरर इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा एक्चुअल और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है वही हमारे लिए क्या होगा, एरर। तो सिंपल हम यदि फॉर्मूला लिखने जाएं तो मैं लिखूंगा एरर इक्वल टू, यहाँ पे रब कर देते, क्या हो जाएगा बेटा, एरर इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा ये मेरे लिए एरर का डेफिनेशन आया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में एरर क्या होता है, सिंपल। अब बात आती सर एरर है तो कितने टाइप्स के एरर होते होंगे, अलग अलग एरर होते हैं, है ना। तो ध्यान से समझिएगा, समझाते हैं, ध्यान देना बेटा। मेनली अपन को जो डिस्कस करना है अभी फ़िलहाल वो हम 3 टाइप के एरर डिस्कस कर रहे हैं, है ना, मेनली 3 टाइप्स के। वो कौन से, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं समझाऊंगा आपको एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू, टाइप्स ऑफ एरर, ठीक। अब सबसे पहला होता है, एक हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट, वो है सिस्टमैटिक एरर, ठीक। एक होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है बेटा रैंडम एरर, रैंडम,
या फिर अनसिस्टमैटिक भी बोलते हैं इसको। तो सेकंड हो गया रैंडम एरर, और थर्ड होता है बेटा यहाँ पे एक और आता है ग्रॉस एरर। ठीक, तो ऐसे टोटल बेटा ऐसे टोटल 3 टाइप्स के एरर्स होते हैं, है ना। कौन कौन से हो गए बेटा? एक सिस्टमैटिक एरर, एक रैंडम एरर और एक ग्रॉस एरर। ठीक, अब बात आई सिस्टमैटिक एरर क्यों होगा, है ना, किसके कारण से सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक मिनट, देखिए, एक मैं इधर का पोर्शन रब करता हूँ बेटा ना, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, मैं सबसे पहले आपको सिस्टमैटिक एरर समझाता हूँ। ठीक, अब देखो, जब बेटा हम सिस्टमैटिक एरर के बारे में बात करने जाएं तो यार होता क्या है और कैसे आता है, क्या रिमूव कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, सब बताते हैं। बेटा सिस्टमैटिक एरर का मतलब ये हो गया, आप सिंपल सी बात करिए, सोचिए कोई इंस्ट्रूमेंट आप खरीद के लेकर के आते हो, है ना। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर के आते हो, स्पेशली आपको बताऊँ मैं, सिंपल सी बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं। अभी सिंपल सा, अभी मेडिसिन इसलिए बोल रहा हूँ, कोविड चल रहा है, सबके घर में कहीं ना कहीं मेडिसिन लग रहे हैं इधर से उधर, तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप सोचो एक चीज़, मेडिसिन में हम लोग ये बोलते हैं ना, मेडिसिन आप लेकर के आते हो तो उसके पास देखो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाद में अपन इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करते हैं कि आप एक मेडिसिन खरीद करके लेकर के आए, उसमें बाकायदा दिया रहता है यार इसको, है ना, इतने डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे रखो, है ना, इसको इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखो तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। अब यदि टेम्परेचर, यदि मान लीजिए उसने बोला 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको उस मेडिसिन को रखना था, इंजेक्शन को रखना था, बट यदि सपोज करिए कि आपने, आपके घर का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो हो सकता है कि वो 25 डिग्री सेल्सियस पे वो परफेक्टली परफॉर्म करता, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करता, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे उसका परफॉर्मेंस कम हो गया होगा, है ना, मतलब उतना अच्छा इफेक्ट नहीं डालेगा जितना पहले इफेक्ट डाल सकता था, है ना। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये सब क्या है, ये एरर का पार्ट है। अब मैं बताता हूँ, तो मैं समझाता हूँ, मीनिंग समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्या रिलेट करना चाह रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए बेटा आपने कोई एक इंस्ट्रूमेंट खरीद के लेके आए, है ना, मान लीजिए ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर लिखा रहता है कई बार 5 एम्पियर 220 वोल्ट, ऐसा लिया रहता है ना, है ना। अब सोचो ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस रेटिंग के लिए दिया गया है। आप यदि खरीद के लाओगे ना, आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखेंगे यहाँ। अब 5 एम्पियर 220 वोल्ट, अब यदि मान लो, इसका मीनिंग समझ कर क्या है, 5 एम्पियर मतलब क्या कि ये सबसे अच्छा परफॉर्म कब करेगा, जब सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा हो, भाई करंट 5 एम्पियर होना चाहिए। ये बता रहा होता है कि वोल्टेज क्या है सर, उसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट होना चाहिए, मतलब यदि वोल्टेज 220 वोल्ट रखूँ, करंट 5 एम्पियर रखूँ, तो ये इंस्ट्रूमेंट सबसे परफेक्टली परफॉर्म करेगा, मतलब बड़ा अच्छे से चलता है, स्मूथली चलेगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि यदि मान लो, सपोज करना ध्यान से, कि कभी इसकी वैल्यू बढ़ जाए, 5 से 6 हो जाए, 7 हो जाए, 10 हो जाए, तब क्या, तब भी ये वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो हम लोग बोलते हैं नहीं, हो सकता है कुछ एरर आ जाए, एरर आ गया होगा तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना वो पहले परफॉर्म कर रहा था, है ना बेटा। तो सोचिए मेरी बात, मैं आपको समझाता हूँ क्या मीनिंग होता है। एक टाइप से बताऊँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, आप एग्जांपल से समझो तो आपको सिस्टमेटिक एरर का मीनिंग समझ में आएगा। हम लोग ऐसा बोल रहे होते हैं, जो सराउंडिंग होता है ना, जैसे आप सुनो, प्रैक्टिकल लैब में जाते हो, अभी आप गए नहीं होंगे 10th से 11th में ज़्यादा, लेकिन अब 11th से आपको जाना पड़ता है। तो जैसे आप लैब में जाते हैं ना, तो लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, ध्यान से सोचिएगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। अब होता क्या है, वहाँ पर जब आप परफॉर्म करने के लिए जाते हो तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल के लिए कि हो सकता है कि रूम का टेम्परेचर, जिस जहाँ पे कर रहे हैं उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाए तो आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी। ठीक, हो सकता है कि वहाँ का प्रेशर एकदम से बढ़ जाए तो आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि वहाँ पर कुछ भी अलग चीज़ें आ जाएं, मतलब जैसे हमने बेटा ये बोला कि जैसे सोचिए, जो टीचर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाने के लिए ले करके गया है, मान लो उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो उल्टा पुल्टा मेथड बता करके आपको परफॉर्म करवा दे तो भी एरर आ सकता है ना। यदि आपने परफेक्ट मेथड यूज़ नहीं किया तो भी एरर आ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होता है बेटा इसी में, कि जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ स्केल आता है, आपने यदि स्केल गलत यूज़ कर लिया तो भी एरर आ सकता है। जैसे बताऊँ स्केल का मीनिंग क्या हुआ बेटा, कि जैसे देखो, ये मैंने बोला कि ये मेरा एक सिंपल स्केल होता है, इस तरीके से सबके पास है ना। अब ये 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक का रहता है। अब 0 से याद है बेटा 1 होता है, तो इसके बीच में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, ऐसे 10, है ना। अब सोचो ये स्केल आप यूज़ कर रहे हो तो कई बार क्या होता है मालूम, आपका स्केल है ना, यहाँ से ऐसा हो जाता है, देखो
ये गया ऐसा, ठीक। अब यहाँ से ये टूट गया है, तुम तब भी नहीं मानते, तुम लगे रहते हो, तुम इसी से निकालने जाओगे। अब एरर निकालने के लिए जाओगे तो हो सकता है कि 5 आना चाहिए था, आपका 5.999 4.99 आ जाए। तो इसके ऐसे स्केल से मेज़र करने जाओगे तो यदि इंस्ट्रूमेंट आपका प्रॉपर नहीं है तो उसके कारण से भी एरर्स आ सकते हैं, स्केल यदि प्रॉपर नहीं है तो स्केल के कारण से एरर आ सकता है। तो इस टाइप के जो एरर्स होते हैं ना बेटा, जो सिस्टम के कारण आते हैं, सिस्टम मीन्स क्या, जहाँ पे आप परफॉर्म करने जा रहे हो ना लैब में, वो खुद अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, और उस सिस्टम से रिलेटेड यदि कोई चीज़ों में चेंजेस करोगे तो उसके कारण से यदि कोई एरर आएगा, सिस्टम के कारण से कोई एरर आएगा, तो उस एरर को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, सिस्टमैटिक एरर। वो एरर मेरे लिए क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर। तो मुझे बताओ एक चीज़, क्या सिस्टमैटिक एरर का मुझे सोर्स पता होगा कि हाँ भैया क्यों आ रहा है? बिल्कुल। आप यदि पता करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ गया था, इस कारण से रीडिंग बदल गई, या फिर स्केल ख़राब था, इस कारण से रीडिंग बदल गई। मतलब क्या है कि ये जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं ना बेटा, इसके रीज़न आपको पता होते हैं कि क्यों एरर आया। तो क्या करोगे बताओ, उसको रिमूव करने का तरीका क्या होगा? उन चीज़ों को दूर कर दो। जैसे टेम्परेचर और प्रेशर यदि मान लीजिए इंक्रीज़ हो गया था तो वापस से डिक्रीज़ कर दो। यदि टीचर आपका गलत मेथड यूज़ कर रहा था तो उस मेथड को सही तरीके से अप्लाई कर लो। समझ में आ रहा है? यदि वहाँ पर स्केल टूटा हुआ था, स्केल ख़राब था, तो एक प्रॉपर स्केल यूज़ कर लो। तो इस तरीके से जा कर के बेटा मैं सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिस्टमैटिक एरर क्या हो गया, ये वाला फंडा। मतलब समझाओ, मैं सिंपल सा बताऊँ, एक छोटी सी लैंग्वेज में थी, तुम्हें ये याद रखने के लिए ध्यान होना। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो है ना शादियों में रूठे हुए फूफा जी के जैसे होते हैं। फूफा जी, देखा है फूफा जी को? अरे शादियों में जो है ना, शादियों में माहौल ख़राब करने का पूरा ठेका फूफा जी लोगों पे दिया रहता है। ठीक है, और स्पेशली कोई ना कोई फूफा जी होगा, यदि मान लीजिए वो गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह निकला तब तो सबसे बड़ा वाला फूफा जी है वो। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, कोई रिलेट नहीं करने का ना मैं सिर्फ सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो फूफा जी लोग होते हैं ना भाई, उनको ऐसा रहता है ना कि शादी का माहौल बिगाड़ना है वहाँ पे, तो वो हर चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे जाकर के उखड़ जाएंगे, किसी भी चीज़ पे जाकर के गुस्सा हो जाएंगे। अब यदि मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, जैसे सपोज़ करो कि मान लीजिए कि एक ये फूफा जी है, मैं नहीं हूँ, इस फूफा जी खड़े, बगल में मामा जी खड़े हैं, फूफा जी मामा जी दोनों खड़े हैं भैया, ये मामा जी आ गए। ठीक है, अब दोनों हैं, आप वहाँ से आए चलते हुए, आप बाहर से आए हो, पहली बार आते हो तो बड़ों के पैर पड़ते हो ना। अब सपोज़ करो बेटा तुम वहाँ से आए पैर पड़ने, ठीक, अब आप आए तो आपने सबसे पहले किसके पैर पड़ लिए? मामा जी के। ठीक है, आपने मामा जी के पैर पड़ लिए, बाद में फूफा जी के पैर पड़े, हो गए गुस्सा। अरे रूठ जाएंगे भाई वो, क्यों रूठे पता है क्यों? अरे हम दोनों थे तो उसने मामा को ज़्यादा वैल्यू दी, इसलिए मामा को पहले पैर पड़ा, फिर बाद में फूफा जी को पैर पड़ रहा है, मतलब मेरी वैल्यू नहीं है। ठीक है, गुस्सा हो गया भाई। चल ये भी एक था। दूसरा एक और आंसर, यदि सपोज कर इसी में अगली बार यदि कोई आया, आप फिर से आए और आपने आकर के फिर से पैर पड़ा, अब आपको पता था कि आप फूफा जी के पहले पैर वैल्यू देना पड़ेगा, नहीं तो माहौल बिगाड़ेगा इंसान। तो आप वहाँ से आए, मामा खड़े थे, फूफा खड़े थे, आपने पहले जा करके फूफा के पैर पड़ लिए, फिर मामा के पैर पड़े, फिर दिक्कत, फिर रूठ गया इंसान। क्यों? अरे वो तो रूठने के लिए बैठा है, तो वो उस पर भी रूठेगा। क्यों रूठेगा मालूम है? यार मेरे पैर पहले क्यों पड़ लिए? क्यों? मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि मामा और मैं, हम दोनों थे, तो बोलते हैं ना कि बुजुर्ग के पैर पहले पड़ो, तो इसका मतलब उसने मेरे को बुड्ढा समझ लिया, मतलब मैं इतना बुड्ढा हो गया हूँ, तो वो उस पर भी गुस्सा हो जाए। मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं, है ना, शादियों में ऐसे फूफा जी लोग जो है ना हर चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे, छोटी सी चीज़ पे जा करके मुकर जाता है, मतलब किसी भी चीज़ पे जा करके माहौल ख़राब कर सकते हैं, मतलब एरर वाला फंडा। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं बेटा, जिसमें थोड़ा सा भी आप चीज़ों में चेंजेस करोगे, किसी भी कंडीशंस को बदला, टेम्परेचर को बदला, प्रेशर को बदला, स्केल को बदला, कुछ भी बदला, तो एरर आएगा। ठीक है, तो मनाते रहो। अब उस एरर को दूर करने का तरीका क्या बेटा, बोलो क्या तरीका है? क्या तरीका? फूफा जी रूठ गए तो क्या तरीका है? मनाओ भाई उसको बैठ करके, मतलब जो चीज़ आपने किया था उसको बोलो कि मैंने गलत किया भैया, मैं अब बदल के करता हूँ। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पे भी है कि जिस रीज़न से ये आया था उसी चीज़ को हटा दीजिए, उल्टा बोल दीजिए। समझ में आए? तो इसको हमने क्या बोला बेटा? सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, फूफा जी है हमारे, ध्यान रखियो, है ना। अब देखो ध्यान से, मैं सिंपल सा लिख देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको याद रहेंगी, है ना। दिस टाइप ऑफ एरर arise due to
सिस्टम लिख लीजिए, है ना बेटा। सिस्टम के कारण से इस टाइप के एरर अराइज होते हैं, मतलब इस टाइप के एरर्स आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। और इनके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं बेटा? कॉजेज़ क्या हो सकते हैं यहाँ पे आप यदि कॉजेज़ लिखने जाएं तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज बेटा, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मतलब लैक ऑफ नॉलेज मतलब क्या? यदि आप जिस चीज़ को परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं है तो आप गलत तरीका यूज़ कर लोगे, गलत तरीका यूज़ कर लोगे तो आपका एरर आएगा, है ना। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि यार ड्यू टू इम्प्रॉपर मेथड, है ना। यदि आपने इम्प्रॉपर मेथड यूज़ कर लिया है तो उसके कारण से भी ये एरर आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से स्केल का केस था तो हम बोल सकते हैं बेटा ड्यू टू इम्प्रॉपर स्केल, ठीक। तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं जिसके कारण से बेटा ये एरर आता है, तो उसको हटाना है तो भैया इन चीज़ों को हटा दो, चलेगा, एरर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इस एरर को मैंने क्या बोला बेटा? सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो चलिए सिस्टमेटिक एरर का पोर्शन हमने कवर किया। अब सिस्टमेटिक एरर के बाद में जाते हैं रैंडम एरर। अनसिस्टमेटिक एरर क्या होता है अब इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। चलो एक सेकेंड, चलिए अब देखिए दूसरा वाला सिस्टम जो है हमारा, दूसरा एरर वो है रैंडम। अब अनसिस्टमेटिक भी बोल रहे हैं, रैंडम एरर भी बोल रहे हैं। सीधे समझाता हूँ, लिखता उखता कुछ नहीं हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे हम लोग क्या बोल रहे थे कि सिस्टमेटिक एरर जो है ना वो किसके कारण से होता था? सिस्टम में, कि सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया है तो उसके कारण से सिस्टमेटिक एरर आएगा, है ना। अब सुनो, रैंडम एरर, रैंडम नाम से समझ में आ रहा है। रैंडम, रैंडम का मतलब जानते हो? अरे कुछ डिफाइन नहीं होता कि कहीं से कभी भी कुछ भी हो जाए तो रैंडम बोलते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। तो रैंडम मतलब अनसिस्टमेटिक एरर हम किसकी बात कर रहे हैं बताए बेटा? यहाँ पर मुझे जो एरर मिलता है ना उसका सोर्स पता नहीं होता कि एक्चुअल में कहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे। समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में जो मिस्टेक हुई है ना, एरर जो आया है वो किस रीज़न से आया है मुझे नहीं मालूम। जैसे इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में था, मुझे पता होता था कि टेम्परेचर बढ़ गया इसके कारण से आया, प्रेशर बढ़ गया इसके कारण से आया, स्केल में एरर था इसके कारण से आया। बट यहाँ पे बेटा मुझे उसका सोर्स डिफाइन नहीं होता, मतलब मुझे उसका परफेक्ट रीज़न नहीं पता होता कि एक्चुअल में वो एरर आया क्यों, कहाँ से आया। कई बार होता है ना बेटा, आप लोग लाइफ में कई चीज़ें कर रहे होते हो, आपको ये पता होता है कि आपसे गलत हो रहा है, बट क्या गलत हो रहा है नहीं मालूम। आपसे गलत हो रहा है बट क्या गलत हो रहा है नहीं मालूम। जैसे सोचो बेटा, कई बार एक बार जैसे कुछ बच्चे लोग रहते हैं ना, जैसे अभी मिलते हैं, जैसे कुछ लोग बच्चे जो लोग यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, या जेई वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, है ना। अब इन लोगों के साथ क्या हो जाता है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको सब कुछ आता है, नॉलेज सब कुछ है, बट बेटा जब एग्ज़ाम टाइम पे परफॉर्म करने के लिए जाते हो तो आपको समझ नहीं आता कि एग्ज़ाम में क्या हो गया, कि एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा बन गया कि हमने लिखा ही नहीं, हम सही नहीं करके आए। तो कई रीज़न ऐसे होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बेटा एरर तो होता है, जहाँ पे एरर होता है, लेकिन बेटा उसका सोर्स मुझे पता नहीं होता कि एक्चुअल में क्या हो गया। कई बार सोचो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कभी कोई न्यूमेरिकल करने गए, आप कोई मैथ्स का न्यूमेरिकल कर रहे हो, इतना तो होता है कई बार, आपके पास लिखा हुआ है 3+5, है ना। आपने कहीं क्वेश्चन में सॉल्व करते समय 3+5 था, एक्चुअल में क्या आना चाहिए था 8, है ना। तो हमारा दिमाग उसको बोल रहा है 8, बट लिखते समय हमने उसको क्या लिख दिया 15, मतलब देखो मल्टीप्लाई कर दिया। होता है कई बार ऐसा कि हम लोग करने जाते हैं, आप सोच के देखोगे तो आपके साथ भी हुआ होगा कि कई बार होता है 3+5 लिखा हुआ है, दिमाग बोल रहा है 8 और लिख दिया 15। अब उसके कारण से आपने पूरा 2 पेज का प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा था, तो एक वैल्यू को 15 कर दिया, गलत कर दिया, उसके कारण से पूरा आंसर गलत हो जाना है। अब उसके बाद में जैसे ही आंसर गलत आया लास्ट में, तब तुमने सोचा कि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो बोलोगे अरे यार गलती हो गई। अब क्या गलती हुई? तो तुम्हें पता है कि इस प्रॉब्लम में ही कहीं गलत है ना, ये चीज़ तो पता है, लेकिन फिर भी बेटा आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता रहता उस समय कि यार 3+5 को मैंने 15 लिख दिया। समझ में आया मेरी बात? और बताओ बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें हो क्या हो कि हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते बार बार चेक करके, क्योंकि हम सोच ही नहीं पाते कि कहाँ पे गलती हुई। तो कई एरर्स ऐसे आते हैं जहाँ पर सोर्स डिफाइन नहीं होता, रीज़न पता नहीं होता कि क्यों आ गया, बट आ गया। तो देखो यदि ये एरर आया है तो इसका इलाज क्या है बेटा, मालूम है क्या होता है ऐसे एरर को दूर करने का? कि उसी प्रॉब्लम को आप 2-3 बार सॉल्व करो। आप दूसरी बार सॉल्व करो, हो सकता है दूसरी बार भी आपने 3+5 को 15 लिख दिया हो, तीसरी बार सॉल्व करो तो भी लिख दिया हो, बट चौथी बार सॉल्व करोगे तो आप उसको शायद 8 लिखोगे, और 8 लिखोगे तो फिर सही आंसर पे आ जाओगे, है ना। तो बेटा होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, जब
मुझे पता ही नहीं है कि एरर किसके कारण से आया, तो मैं उसको रिमूव कैसे करूँगा, नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, मैं उस कंडीशन में ऑब्जर्वेशंस बढ़ा देता हूँ। ध्यान से सोचिएगा, ऑब्जर्वेशंस बढ़ाने का मतलब क्या, मैंने पहली रीडिंग ली, मुझे मालूम है गलत आ रही है, बट मैंने लिख लिया, मैंने बोला 10 आया सर। दूसरी रीडिंग ली, मैंने बोला अभी भी गलत ही आ रहा है, 10.1 आ गया। अगली रीडिंग ली, मैंने बोला 9.1 आ गया, 9.9 आ गया, समझ में आ रहा है। फिर मैंने निकाला तो 10.5 आ गया, सपोज़ करिए। अब सपोज़ करिए ये मैंने 4 रीडिंग निकाली है ना, तो अब ऐसी कंडीशन में मुझे मालूम है कि यार 10 भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, चारों गलत है। बट अब मैं बोलूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बोलूँ, किसको बोलूँ, 10 को बोलूँ कि 9.9 को बोलूँ कि 10.5 को बोलूँ, नहीं मालूम। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दीजिए। जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लोगे उन सब का एवरेज निकालना, इन सब का एवरेज निकालो। एवरेज कैसे, 10 + 10.1 + 9.9 + 10.5 डिवाइडेड बाय 4, 4 ऑब्जर्वेशंस थे, अपन ने डिवाइड करके निकाला, जो भी वैल्यू आ रही होगी ना, अब ये बोलना कि ये फिर भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी कि यार 4 ऑब्जर्वेशंस लिया तो ये वैल्यू ज़्यादा क्लोज आएगी, है ना। तो एरर को रिमूव करने का एक ही तरीका होता है यहाँ पे इस वाले को, कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दीजिए। जितने ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस बढ़ाएंगे उतना आप एक्यूरेट वैल्यू के आसपास पहुँच पाओगे, क्योंकि एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं है तो मैं उसको हटा नहीं सकता। चल समझ में आए। तो ये दूसरा होता है बेटा जहाँ पर मुझे रीज़न ही नहीं पता है क्या हो गया, बट हो गया, तो उसको हमने बोला रैंडम और अनसिस्टमैटिक एरर। ठीक। तीसरा होता है ग्रॉस एरर। बड़ा अच्छा है ये तो मुझे कुछ याद दिलाता है। क्या, ध्यान से सुनिएगा कि थर्ड एरर आता है आपका यहाँ पे, थर्ड वाला जो एरर है वो है ग्रॉस एरर। अब ग्रॉस एरर किसके कारण से आता है बताए, ये क्या था, ये किसके कारण से था, अननोन रीज़न ना, इसका रीज़न मुझे पता नहीं होता है। और ये क्या है मालूम है, ग्रॉस एरर किसके कारण से आता है कई बार, केयरलेसनेस। मतलब आप केयरलेस हो तो ये एरर आ जाएगा, आप केयरलेस हो तो ये एरर आ जाएगा। ये एरर हमारे साथ बहुत आया था फर्स्ट ईयर में, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। सुनना चाहोगे, सुनो बताते हैं। GSITS में MP का बेटा बेस्ट कॉलेज है, फर्स्ट नंबर का है ना। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ बेटा, तो हम लोग BTech के फर्स्ट ईयर में थे। तो बीटेक में जब आप जाते हैं ना तो फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे। मतलब आपको जो 12th में पढ़े ना उन सब से रिलेटेड मैथ्स भी होता है, फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं वहाँ पे सब्जेक्ट्स। अब सुनो मेरी, हमारे यहाँ कॉलेज में ना केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए एक मैडम थी। अच्छा, कॉलेज के बच्चों की खासियत बताओ, अटेंडेंस का बहुत शॉर्टेज होता है, बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का बहुत शॉर्टेज रहता है। तो शॉर्टेज क्यों रहता है मालूम है क्या, बच्चे कॉलेज जाते हैं तो अटेंड ही नहीं करते क्लास, वो बाहर बैठे रहते हैं कैंटीन में। सेम चीज़ हम लोग के साथ भी होता था। हमारी पूरी की पूरी क्लास है ना, देखा जाए तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे, या कुछ पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनको अलग कर लो, तो मैक्सिमम बच्चे जो है ना कैंटीन में बैठ करके टाइम पास करते थे। अच्छा, सेमेस्टर एंड होने वाला होता है, जैसे तुम लोग की अटेंडेंस की दिक्कत होती है ना, तुमको क्या अटेंडेंस चाहिए भैया, क्या अटेंडेंस इतनी होनी चाहिए, नहीं तो मैं एग्जाम में नहीं बैठने दूंगी, प्रिंसिपल बोलती है आपको। हम लोग के साथ भी बोलते थे। हमारे यहाँ भी एक कंडीशन होता था, HOD बोलता था, बोले कि यार इतना अटेंडेंस होगा तभी तुम एग्जाम दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। तो लास्ट टाइम पे क्या होता मालूम, अटेंडेंस कम है तो आप टीचर के आगे पीछे घूमो, मस्का लगाओ, यार सर आप तो बड़े ये हो वो हो, ऐसा वैसा सब कुछ करो, ठीक है, और अटेंडेंस बढ़वा लो। बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि मतलब आप एग्ज़ाम दे पाते। तो हमारे साथ सीन क्या होता था मालूम है, हम लोग के सारे सब्जेक्ट्स में ना अटेंडेंस शॉर्ट रहती थी। एक सब्जेक्ट था जिसमें हमारी अटेंडेंस फुल होती थी। मतलब हम वेट कर रहे होते थे कि हमारे टीचर का कि भैया आ जाए। मतलब उनका मतलब ये मान लो फुल क्लास रहती थी, फुल क्लास, मतलब इतना भयानक वाला। वो था हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री का, ठीक। और उस समय पता एक मूवी आई थी, बताता हूँ, तुम लोग ने शायद किसी लोग ने देखी भी हो, नहीं देखी हो। वो था क्या कहते हैं, मैं हूं ना मूवी आई थी उस टाइम पे, है ना। उससे पहले आई गई होगी या बाद में आई होगी, बाद में तो नहीं आ सकती, पहले आई होगी। अब मैं हूं ना मूवी यदि किसी ने देखी हो ना, तो उसमें शाहरुख रहता है और उसके साथ में रहता है हीरोइन रहती है सुष्मिता सेन रहती है उसमें। अब बेटा उसमें मूवी में सीन क्या रहता है कि सुष्मिता सेन जो होती है ना, वो स्कूल की टीचर होती है ना, पढ़ाने आती है स्कूल में, स्कूल नहीं कॉलेज में, कॉलेज में पढ़ाने आती है। और शाहरुख जो रहता है वो उसका स्टूडेंट रहता है, ठीक है। तो भाई शाहरुख जो है वो उस पर लाइन मारता है, इस टाइप से बनना रहता है, ठीक है। और बहुत मस्त वाला। तो चक्कर क्या था मालूम है, हमारे यहाँ केमिस्ट्री में अटेंडेंस हाईएस्ट क्यों होती थी मालूम,
क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री की मैम थी ना, अब नाम वाम नहीं बताऊँगा भाई, नहीं तो तुम बिना कारण खैर तुम्हें पता भी नहीं है यार, सुष्मिता सेन से कम नहीं थी यार, एक नंबर, मतलब बहुत ही अच्छी थी, इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, काफ़ी अच्छी थी। तो पता है उसकी क्लास में ना, वो मैडम की क्लास में बच्चे ना वेट कर रहे होते थे कि भैया वो आ जाए, तो हम तो बैठे रहते, मतलब उनको देखने के लिए लोग बैठे रहते थे, अटेंडेंस फुल अटेंडेंस होती थी वहाँ पर, ठीक है। अब मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, वो क्या है, अच्छा देख, वो सुष्मिता सेन जैसी थी, लोग कपड़े बदलते ना, डेली चेंज करके आते हैं, वो डेली कार बदल के आती थी, मतलब अच्छी खासी फैमिली से थी, ठीक है। तो वो तो सुष्मिता सेन थी, बट क्लास के सारे बच्चे अपने आप को है ना शाहरुख खान समझ रहे थे, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एरर से क्या रिलेट करना चाहता हूँ, ये जो केयरलेसनेस है ना, ये यहाँ पे आती है, ऐसी जगह। क्या होता है, केमिस्ट्री का जब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हैं, तो हम लोग भी जाते थे वहाँ पे, वो ब्यूरेट पीपेट वगैरह आता है, उसमें रीडिंग वगैरह लेनी होती है, ये सारी चीज़ें। अब होता है ना कई बार, यार सोच मैंने ब्यूरेट लगा के रखा है, पीपेट लगा के रखा है, जो भी रखा है ना, अभी ब्यूरेट लगा हुआ है, इसके अंदर आपने उसमें वो डाल के रखा है लिक्विड, आपको रीडिंग लेनी है, ये रीडिंग ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखना ध्यान से, है ना। अब मैं यहाँ रीडिंग लेने जा रहा हूँ, अब रीडिंग में यहाँ पे मुझे नंबर देना है, स्केल लिखा हुआ है, इसको देख करके मैं इधर देख रहा हूँ, है ना। लेकिन होता क्या, उधर से मैडम आ गई, दिख गई। अब सोचो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं यहाँ देख रहा था, आँख का डायरेक्शन बदल गया, अरे कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी केयरलेसनेस दिख गई, क्या, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो गया, तो उसके कारण से भी आप एरर ला सकते हो। तो उसके कारण से जो एरर्स आ जाते हैं ना, केयरलेसनेस के कारण से, मतलब आपने कुछ केयरलेसनेस दिखाई है, उसके कारण से जो एरर आते हैं बेटा, वो ग्रॉस एरर आते हैं, समझ में। तो केयरलेसनेस के कारण जो आता है वो ग्रॉस एरर, जिसका रीज़न पता नहीं है वो अननोन रीज़न वाला हो वो रैंडम एरर, जिसका रीज़न डिफाइंड है वो सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल से टाइप्स देखे हैं अभी, है ना बेटा। अभी से नोट कीजिए। तो मैं आपको दो टर्म में डिफरेंस बताता हूँ अभी, एक एक्यूरेसी और एक प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं, बस इतनी ही क्लास में आज देखेंगे, आज ज़्यादा नंबर नहीं खींचेंगे आपकी क्लास, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा देखिए, अब अपन ने को दो टर्म समझना है। एक होता है बेटा यहाँ पे, इसी से एरर से रिलेटेड है, वो एक्यूरेसी, और दूसरा होता है प्रिसीजन। यार एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होता है ना। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, क्या समझना है वो समझते हैं अपन, है ना। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअल में एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। अब जरा समझिएगा मेरी बात, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ। एक्यूरेसी क्या है बेटा, एक्यूरेसी रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड और नोन वैल्यू। मीनिंग समझाता हूँ। जैसे सोचो, मान लो आपको करंट की रीडिंग निकालनी थी, आपका करंट की रीडिंग जो है ना, उसकी जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है ना बेटा, वो जो ट्रू वैल्यू है, यदि मान लीजिए मैंने बोला कि 5 एम्पियर आना चाहिए था मतलब कितना आना चाहिए था, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर आएगा तो मैं बोलूँगा हाँ भैया मेरी रीडिंग परफेक्ट है। तो ये ट्रू वैल्यू है ना, मैं चाहता हूँ कि यही रीडिंग आना चाहिए हर बार मेजरमेंट में। आप क्या करने गए, आपने रीडिंग्स लेना स्टार्ट किया, पहली बार रीडिंग लिया एमीटर के थ्रू, दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे बार बार आपने रीडिंग्स ली। जैसे सपोज करो बेटा, मैंने बोला रीडिंग कैसी आ गई, मैंने बोला कि यार एक बार 4.99 है ना, एक बार आई 4.92, फिर आई 4.99, समझ में आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होता है। और यदि मान लीजिए कभी आ गई 8 एम्पियर ऐसा, तो ज़रा सोचो, यदि मान लीजिए ये रीडिंग्स है मेरे पास, तो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सोचिएगा, ये जो तीनों रीडिंग्स आई ना, ये तीनों रीडिंग्स क्या है ये ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज्ड हैं। तो ट्रू वैल्यू के जितना क्लोज मेरा आंसर आएगा, मतलब एग्जैक्टली मतलब जितना ज़्यादा मैं ट्रू वैल्यू के क्लोज्ड हूँ, मेरी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा परफेक्ट है। तो जैसे इन चारों में यदि देखा जाए, चारों में, तो मैं बोलूँगा सबसे बर्बाद, सबसे घटिया, सबसे वर्स्ट है ना, एक्यूरेसी मेरी कहाँ पे है, 8 वाले में, कि यार 5 लाना था 8 आ रहा है, हाँ उससे। और सबसे बेस्ट एक्यूरेसी मेरी कहाँ पे है, 4.99। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जितना मेरा आंसर, मेरा ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा ट्रू वैल्यू के पास होगा एग्जैक्ट, तो मैं बोलूँगा कि वो चीज़ मेरे लिए क्या है, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेट का मतलब किस चीज़ से है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू से। मतलब जो चीज़ हमको चाहिए ना ट्रू वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू के जितना पास आएगा हमारा रीडिंग उतना ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा, समझ में। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा कि ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होनी चाहिए वो वैल्यू, ठीक है। ये हमारी आई। अच्छा सोचो, यहाँ पर हमने ये बोला। दूसरी बात यहाँ पर क्या बोल रहे होते हैं, प्रिसीजन का मतलब समझिएगा। प्रिसीजन
refers to the closeness of two or more measurements to each other। यहाँ पर उसने ट्रू वैल्यू से लेना देना नहीं है भाई, ट्रू वैल्यू से लेना देना नहीं। जैसे सपोज कर इस वाले केस में भी मैंने बोला इसके लिए भी ट्रू वैल्यू कितनी थी, ट्रू वैल्यू कितनी थी 5, लेकिन अब मैंने बोला देखो रीडिंग लेना स्टार्ट किया, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने बोला पहली बार में मुझे रीडिंग मिला 7, दूसरी बार मैंने रीडिंग निकाला मुझे मिला 7.01, तीसरी बार मैंने रीडिंग निकाला मैंने बोला 7.02, चौथी बार मैंने निकाला वापस से मुझे मिला 6.99, है ना बेटा। अब ज़रा सोचिए ये चारों चीज़ों के बारे में, मैंने क्या बोला, ये जो चारों रीडिंग्स मेरे पास निकल के आई हैं यहाँ पे, आपको एक चीज़ पता है कि ट्रू वैल्यू 5 थी, मतलब ट्रू वैल्यू से तो बहुत बड़ा एरर है, मतलब 7 है, ठीक है, होने दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं होता यहाँ पे कि मेरा आंसर, मेरा वैल्यू कितना ज़्यादा ट्रू वैल्यू के क्लोज है, इससे मतलब नहीं है। मेरा आंसर यहाँ पर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वैल्यू कितनी ज़्यादा क्लोज आई हैं आपस में। आपस में मतलब पहली वाली वैल्यू 7 आई, दूसरी वाली 7.01 ऑलमोस्ट सेम ही है, तीसरी वाली 7.02, चौथी वाली 6.9 है, मतलब इन सबको देखा जाएगा ना तो ये चारों नंबर्स जो है ना ये आपस में बहुत क्लोज्ड है। यदि ये आपस में बहुत क्लोज है ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ट्रू वैल्यू के पास है या नहीं है, ट्रू वैल्यू से भले से कितने भी दूर हों, बट आपस में क्लोज होने चाहिए। यदि क्लोज्ड हैं आपस में तो मैं बोलूँगा कि वो सिस्टम उतना ज़्यादा प्रिसाइज हुआ। तो प्रिसाइजनेस का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है बेटा, प्रिसीजन का मतलब होता है कि यदि जो भी वैल्यूज़ आ रही है ना वो लगभग एक जैसी आनी चाहिए, ठीक है, एक जैसी रीडिंग आए भले से वो एक्यूरेट ना हो बट एक जैसी आनी चाहिए। तो एक जैसा पैटर्न यदि मिलेगा तो उसको बोलेंगे कि वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज है। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, जब हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास पहुँचती है। तो जब हमें ट्रू वैल्यू के पास वाली वैल्यू मिलेगी तो वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट। और ये प्रिसीजन, मतलब प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं, समझ रहे हो मेरी बात, प्रिसीजन का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। कि एक्यूरेसी का मतलब होता है कि यदि इसकी वैल्यू 5 के पास आती, नहीं, कोई मतलब नहीं है एक्यूरेसी से, बट प्रिसाइज तो है सिस्टम, ठीक है। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी में मेन डिफरेंस ये होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, आपको समझ में आएगा। अपन वो टारगेट हिट करते हैं ना एरो से, उसके थ्रू भी हम ये समझ सकते हैं। जैसे देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप नोट तो कर ही लोगे इतने में। देखो जैसे मान लें बेटा, मैंने बोला ये हमने एक टारगेट सेट किया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे रीजंस बनाते थे आप ऐसे ऐसे, ठीक। अब सोचो ये आपका मेन टारगेट है, ये है ना, ये मेन टारगेट है। मेन टारगेट कौन सा, ये वाला, ये सेंटर में जो बनाया हुआ है, ठीक। आपको इस पर जा कर के हिट करना था, एरो से हिट करते ना, गुस्सा निकालने के लिए, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, ठीक है। अब ज़रा सोचो, यदि मैंने इस पर क्या किया, मैंने एरो लिया और एरो को मैंने हिट किया ऐसे टक, तो मेरा मान ले पहला वाला एरो जो आया ना वो यहीं पे आया, ये रहा फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोल दीजिए, पहला एरर आया, है ना। अब मैं एरो कैसे बनाऊँ, समझ लेना, ये आया। अच्छा, दूसरी बार मैंने लिया दूसरा एरो, उसको भी हिट किया, वो भी यहीं आया, तीसरा एरो वो भी यहीं आया, चौथा एरो, पांचवा एरो, सब एरो मेरे को यहीं के यहीं दिख रहा है आपस में, समझ में आ रहा है। मतलब मैंने जितने भी एरो हिट किए ना वो सब के सब यहीं पे गए। तो देखो एक चीज़, क्या ये तुम्हारी ट्रू वैल्यू थी, हाँ ट्रू वैल्यू, क्योंकि तुम चाहते हो कि वहीं पर हिट करे, तो ये मेरी ट्रू वैल्यू थी। तो आपको जितनी भी वैल्यूज़ दिख रही हैं सब ट्रू वैल्यू के पास हैं, हाँ या नहीं, हाँ काफ़ी क्लोज है। यदि ट्रू वैल्यू के सब क्लोज में हैं, इसका मतलब क्या है, एक्यूरेट है। अरे ट्रू वैल्यू के पास आ रहा है मतलब एक्यूरेट है हमारा सिस्टम। तो हमने बोला कि भैया एक्यूरेसी इसकी अच्छी है ना। अब सुनिए, प्रिसीजन बताओ, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज़ बहुत आसपास आनी चाहिए। तो यार ये सारी वैल्यूज़ आपस में पास ही तो हैं, भले से देखो एक्यूरेट है साथ में प्रिसाइज भी है, क्योंकि पास आ रही है ना वैल्यूज़, देखो ना ये सारी वैल्यूज़ पास की हैं, तो ये यही है, तो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा इस वाले सिस्टम के लिए कि सर यहाँ पे गुड एक्यूरेसी है और गुड प्रिसीजन है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि सर प्रिसीजन भी अच्छा है और एक्यूरेसी भी अच्छी है इस केस में, है ना। अब देखो एक दूसरा केस बनाते हैं और उसमें भी समझते हैं। अब बस ये ख़त्म ही हो रहा है ना आज का लेक्चर, ध्यान से देखना। अब दूसरा वाला सिस्टम हमने बनाया, सपोज करो यही वाला था, टारगेट तुम्हारा फिर से वही है। अब तुम्हारा टारगेट यहाँ का था, है ना, ठीक। आपको टारगेट यहाँ पे मिला, अब आपने हिट किया, टक टक टक, देख पहला वाला ये रहा, दूसरा वाला, तीसरा वाला, सब यहीं पे, यहीं कहीं
है ना। अब यहाँ के यहाँ तीनों के तीनों यहाँ पास में ही गए, बहुत पास गए, इसका मतलब क्या है, तीनों वैल्यूज़ जो आ रही हैं लगभग आसपास हैं। आसपास है मतलब भैया प्रिसाइज तो है, लेकिन क्या एक्यूरेट है ना। एक्यूरेट कब होता है, जब वो इस छोटे वाले स्मॉल सर्कल के अंदर होते हैं ये तीनों, बट सर्कल के तो बहुत दूर है, मतलब एक्यूरेट वैल्यू से तो बहुत दूर है, मतलब ये इनका एक्यूरेसी अच्छा नहीं है, समझ में आ रहा है। इनका क्या अच्छा है, इनका प्रिसीजन अच्छा है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ बेटा यहाँ पे कि इस कंडीशन में पुअर एक्यूरेसी तो बहुत पुअर है, बट बेटा गुड प्रिसीजन है। प्रिसीजन अच्छा है मतलब क्योंकि वैल्यूज आसपास आई हैं, ठीक है। बस एक लास्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा सारा चीज़, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक, ये सोचो। अब ये तीसरा सिस्टम निकल के आया। अब तीसरे वाले में मैंने बोला, ठीक है, इस कंडीशन में मान लीजिए मैंने एक हिट यहाँ पे किया, दूसरा हिट यहाँ किया, तीसरा हिट यहाँ किया, अलग अलग किया सब जगह, तीनों जगह, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अलग अलग है। अब सोचो क्या एक्यूरेसी अच्छी है, नहीं है। एक्यूरेसी तब अच्छी होती है जब सेंटर में मारता, एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है। प्रिसीजन अच्छा है, प्रिसीजन तो होते हैं कि मतलब सब वैल्यूज पास होती, सब अलग अलग है, डिफरेंट है। प्रिसीजन भी अच्छा नहीं है, मतलब ये कौन सा केस हो गया बेटा आपके लिए, पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रिसीजन, ठीक। तो ये आपका केस हुआ। तो मैंने आपको प्रिसीजन भी समझा दिया, एक्यूरेसी भी समझा दी, बेसिक ये जो है ना था वो थ्योरेटिकल पार्ट था ना, मैंने वो समझाने की कोशिश करा। अब इसके बाद में अपन जाएंगे बेटा, अपन जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो बाकायदा एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर वगैरह सारी चीज़ें, वहाँ से अपने प्रॉब्लम्स भी चालू हो जाएंगे, क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, तो इतना आप पढ़ के रखो। और बेटा जो लोग लेक्चर अटेंड करो ना, मुझे मैसेज जरूर कर देना। मैसेज मतलब ग्रुप पे नहीं करना है आपको, मैसेज आपको वहीं वीडियो के नीचे में आप मैसेज कर दिया करो, क्लियर है या जो भी है जैसा भी करना है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि मतलब चलो आपने देख लिया है ना, एक चीज़। और बेटा हो सकता है शायद है ना मैं अगले 1-2 दिन लेक्चर ना दे पाऊँ अभी, एक्चुअली कल मैं वो कोविड का वैक्सीन लगवाने जा रहा हूँ, अब उसके बाद क्या इफेक्ट होने वाला है पता नहीं। लोग बोल रहे हैं कि 1-2 दिन फीवर वगैरह रहता है, दर्द वगैरह रहता है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं शायद लेक्चर अपलोड नहीं करूँगा या क्लास नहीं ले पाऊँगा, लेकिन यदि सब कुछ नॉर्मल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास कंटिन्यू करूँगा उससे, है ना। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय। लेक्चर पूरा अटेंड करो सब।